हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। आ गए आप लोग अपने एजुकेटर सीएस शांतम गुप्ता के साथ अपने इकोनॉमिक्स की पाठशाला में। आई होप आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा मनी का, और आज बारी है बैंकिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं, बैंकिंग की क्लास लगाते हैं और बैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम डेप्थ में पढ़ के कवर करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। और भाई चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी। अच्छा सर, ये बैंक आखिरकार होता क्या है? सर, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसका काम होता है लोगों के पैसे की हिफाजत करना, उसको सेफली अपने पास रखना। और ये बैंक बेसिकली करता क्या है कि लोगों से पैसा लेता है और फिर दूसरे लोगों को देता है। आखिरकार बैंक पैसा बनाता कैसे है सर, थोड़ा सा ये समझाइएगा। तो सर, बैंक के पैसे बनाने का तरीका मैं आपको एक बड़े ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझने के लिए बैंक के फंक्शंस, कि बैंक जो करता है वो क्यों करता है। तो ये एक बैंक है, इसका नाम है, आपने शायद सुना होगा, HDFC बैंक, ठीक है। अब HDFC के पास मैं जाता हूं, ठीक है, CSG, मैं HDFC के पास जाता हूं, मैं HDFC को जाके बोलता हूं कि ये है मेरे 1 लाख रुपए, इसको मेरे अकाउंट में रख दो, ठीक है। HDFC बोलता है गुप्ता जी, हम आपके 1 लाख रुपए के बदले आपको 3% इंटरेस्ट देंगे। मैंने बोला यार बहुत बढ़िया बात है, मैं 1 लाख रुपए आपके पास रखूंगा, आप मुझे 3% इंटरेस्ट दोगे, आप तो देवता आदमी हो, मतलब 1 लाख पे आप मुझे 1,03,000 दोगे 1 साल बाद। बैंक बोलता है हाँ, पर आपको भी तो सोचना चाहिए ना, बैंक क्या इतना अच्छा है कि अपनी पॉकेट से पैसा दे रहा है? अरे इतना अच्छा तो कोई भी नहीं होता कि अपने पास से कुछ दे। तो बैंक को ये पैसा कहां से मिल रहा है, चलो देखते हैं। अब ये 1 लाख रुपए ना मेरे अकाउंट में रख देते हैं HDFC में। अब बैंक के पास एक आदमी आता है, इसका नाम है अजय देवगन, विमल अजय देवगन आता है और अजय देवगन बोलता है मुझे 80,000 रुपए का लोन चाहिए, क्योंकि मैं उससे जूते खरीदना चाहता हूं। 80,000 रुपए का लोन चाहिए। बैंक बोलता है ठीक है देवगन भाई, हम आपको 80,000 रुपए का लोन देंगे। बैंक जो 80,000 रुपए का लोन देवगन भाई को देता है, बैंक उससे लेता है 15% इंटरेस्ट। अब ये जो अजय भाई से इंटरेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है 15% पर। बैंक के लिए ये 15%, 80,000 का 15%, बैंक के लिए ये 80,000 का 15% है 12,000 रुपया बैंक के लिए इनकम। ये बैंक के लिए इनकम है क्योंकि बैंक कमा रहा है। और बैंक को CSG को देना कितना है? बैंक को CSG को देना है इंटरेस्ट 3% पर एनम, विच इज ओनली 3,000 रुपीज। तो बैंक बीच में 9,000 रुपए कमा के चला गया। पैसा भी मेरा, ठीक है, पैसा भी मेरा और दिया भी दूसरे को। बैंक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 9,000 रुपए बना के चला गया। बैंक ऐसे पैसा बनाता। दिस इज हाउ बैंक्स मेक मनी, ठीक है। तो इसको ही बुलाते हैं, अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको, और आपके बुक में भी दिया होगा, इसको बोलते हैं स्प्रेड। चॉकलेट वाला नहीं, इंटरेस्ट वाला स्प्रेड। ऐसे बैंक पैसा बनाता है। दिस इज हाउ बैंक्स मेक मनी, ठीक है। अच्छा सर, जब हम बैंक की बात करते हैं तो हमारे सामने ना दो तरह के बैंक्स आते हैं। एक आते हैं कमर्शियल बैंक और एक आता है सेंट्रल बैंक। सर, जो सेंट्रल बैंक होता है देश का, उसका काम होता है देश के बैंकिंग सेक्टर को, ठीक है, मैनेज करना। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत बना है? ये बना है RBI एक्ट 1934। और ये बॉडी कब बन के रेडी हुई है? एक्ट 1934 का है, बॉडी बन के रेडी हुई है 1935 1 अप्रैल। और इसका काम बेसिकली क्या है RBI का? RBI का काम है पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर, पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को, पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करना और मैनेज करना। ये इनका काम है, पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करना और मैनेज करना। दिस इज देयर वर्क, ये काम ये करते हैं। और इनके अलावा, सेंट्रल बैंक के अलावा जो दूसरा आता है वो है कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना बेटा, वो प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। इनका मेन मुद्दा यही है
कि सर्विस दो और पैसा कमाओ। ये जो पीछे मैंने अभी आपको ट्रांजैक्शन दिखाया था ना, जिसमें मैं 1 लाख रुपए लेके बैंक के पास जा रहा था, ये कमर्शियल बैंक का ही ट्रांजैक्शन है। ऐसी डीलिंग कमर्शियल बैंक ही करती है, ठीक है, ऐसा सेंट्रल बैंक नहीं करती। सेंट्रल बैंक कभी भी देश के पब्लिक के साथ डील नहीं करती, वो सिर्फ कमर्शियल बैंक करते हैं। अब एक बच्चों के दिमाग में और डाउट है, उसको भी जरा सा एड्रेस कर देता हूं, और ये डाउट उनके पास ना सोसाइटी की वजह से आता है। अब आपने सुना होगा कुछ होते हैं पब्लिक बैंक्स, ठीक है, और कुछ होते हैं प्राइवेट बैंक्स। अब आपको मम्मी लोग या घर में पापा लोग से आपने सुना होगा कि भैया पब्लिक बैंक में पैसा रखो, प्राइवेट बैंक में बड़ा रिस्क है। लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक बैंक एंड अ प्राइवेट बैंक। देखो सर, जो पब्लिक बैंक होता है ना, वो भी प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो देश की भलाई के लिए काम कर रहा है या उसको प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, वो भी प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। बस फर्क क्या है, इस बैंक को बनाने में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा है ना, जो कैपिटल, जो पैसा लगा है इस बैंक को बनाने में, उसमें मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन, मतलब ग्रेटर देन 50% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया। बट यहीं पर अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूं, तो प्राइवेट बैंक भी प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। बस फर्क ये है, इसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 50% से ज्यादा मेरे तुम्हारे जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने करके रखा है। इसलिए प्राइवेट बैंक का एग्जांपल हो जाता है आपका HDFC, एक्सिस, ICICI, और पब्लिक बैंक का हो जाता है SBI, यूको बैंक, IDBI। ये सब है पब्लिक बैंक। तो पब्लिक बैंक का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ भलाई के लिए काम कर रहा है और वो बिल्कुल पैसा नहीं कमाना चाहता। तब तो होम लोन देना चाहिए था इनको 1% पर, है, एजुकेशन लोन देना चाहिए था 1% पर ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता, पूरा पूरा पैसा लेते हैं ये। तो बात ऐसी है कहने की, जब मैं बोलता हूं कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो एक्चुअल डिफरेंस इस चीज में नहीं है कि वो काम किस तरह का कर रहे हैं। दोनों ही प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही कमर्शियल बैंक है। Both of them are commercial banks. The only difference between them is ownership का difference है। एक में मेजॉरिटी गवर्नमेंट होल्ड है और एक में मेजॉरिटी पब्लिक होल्ड है, मतलब एक में गवर्नमेंट और एक में पब्लिक। इज इट क्लियर सर? एब्सोल्युटली, यहां तक एकदम बढ़िया से क्लियर है, ठीक है। आप लोग बस अपना ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि भैया आपको लेक्चर लगा कैसा, क्योंकि ये कॉमर्स चैंपियंस के लिए हम लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी स्पेशल रिकॉर्डिंग है, बिकॉज इट इज लाइक कि हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को बढ़िया से समराइज करके इसमें लेके आ रहे हैं। द मेन इंटेंशन इज कि बच्चा एकदम क्रिस्प नॉलेज को गैदर करे। तो अब आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर मैं ये वर्सेस लिखूं, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक and commercial bank, so I guess this must be absolutely clear with you कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में फर्क क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक मतलब वो बैंक है जो RBI है, और कमर्शियल बैंक मतलब वो बैंक है जो प्रॉफिट के लिए कमाता है, और ये सेंट्रल बैंक क्या करता है, इनके काम को देखता है। इज इट क्लियर सर? अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर जो फर्स्ट थिंग आपके सिलेबस में आती है बैंक का डेफिनेशन पढ़ने के बाद कि सर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो इसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से डायग्राम के फॉर्म में रखा है और एक एक के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये इरेजर कौन सा कलर, चलो ग्रीनी कलर से करते हैं, ठीक है, या कलर चेंज करके पर्पल कर ले। ओके, तो सबसे पहले आया गवर्नमेंट बैंकर। सर एज अ सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट के लिए कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करता है? ये गवर्नमेंट के लिए फंक्शन प्रोवाइड करता है AAA। एक तो ये गवर्नमेंट को एडवाइजरी फंक्शन देता है, वो जो सरकार बजट बनाती है ना हर 1 फरवरी को जो प्रोनाउंस करती है, उसमें सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता है वो हेल्प करता है बजट फॉर्मुलेशन में। दूसरा, अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट को भी खाता पुस्तक बनानी पड़ती है ना, कितना पैसा सरकार ने कहां खर्चा किया, उसके लिए वो प्रोवाइड करता है हेल्प। और लास्ट में आता है RBI एज एन एजेंट की तरह सरकार की सिक्योरिटी बेचता और खरीदता है गवर्नमेंट बैंक,
मतलब क्या बोलते हैं, आरबीआई सरकार के लिए सरकार के बॉन्ड्स को बेचता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, और उसे खरीदता भी है। ये हम लोग कवर करेंगे अपने इनकम एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में। तो एज अ गवर्नमेंट के लिए सर ये 3 तरह के फंक्शंस ये प्रोवाइड करता है आपका सेंट्रल बैंक। इसके बाद आता है सर बैंकिंग रेगुलेशन। इसका सबसे बड़ा काम सेंट्रल बैंक का यह है कि पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करे। इसको बोलते हैं इनका सुपरवाइजरी फंक्शन। सुपरवाइजरी फंक्शन, जिसमें ये सेंट्रल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक बेसिकली करता क्या है, एसएलआर सीआरआर रेट्स क्रिएट करता है। व्हाट इज एसएलआर एंड सीआरआर, सुनिएगा ध्यान से, एकदम बढ़िया से एग्जांपल देके बता रहा हूं। आप मान लीजिए सीआरआर एक खूबसूरत सी लड़की है और एसएलआर एक लड़का है। तो सीआरआर और एसएलआर की शादी हुई, उसके बाद इन्हें एक बच्चा हुआ। बच्चे में तो दोनों के फीचर होंगे, मम्मी के भी पापा के भी। तो बच्चा हुआ एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। अब शादी के बाद लड़की को तो ससुराल जाना पड़ता है, इसलिए सीआरआर जाता है ससुराल, किसके पास, आरबीआई के पास। तो सीआरआर वो टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज है जो बैंक लेता है अपने पास डिपॉजिट, उसका परसेंटेज जो उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। सो लेट्स से अगर एक बैंक ने 1000 करोड़ का डिपॉजिट लिया है और सीआरआर 10% है, तो 1000 करोड़ का 10% हुआ 100 करोड़। 100 करोड़ रुपया बैंक को, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के अकाउंट में रखना है, ठीक है, उसके पास। क्यों? लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, कि ऐसा ना हो सारा पैसा लोन दे दिया और कोई बैड डेट करके मालिया की तरह भाग गया तो पब्लिक का पैसा सब डूब जाए, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा होता है एसएलआर। एसएलआर दैट पोर्शन ऑफ डिपॉजिट होता है जो बैंक को अपने पास लिक्विड में रखना पड़ता है, सो दैट अगर कोई आदमी पैसा विड्रॉ करने के लिए आए तो ऐसा ना हो जाए कि उसको लाइन में लग के वेट करना पड़े। आप बताना कमेंट में नीचे, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप बैंक गए हो और बैंक ने आपको बोला हो सर थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, अभी कैश नहीं है बैंक में। आप विड्रॉल करने गए और आपको बोला हो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, अभी कैश नहीं है, थोड़ी देर में आपको दे देंगे। अगर कभी ऐसा हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि उस दिन बैंक में जितना डिपॉजिट आया है उससे ज्यादा विड्रॉ हो गया है, इसलिए बैंक के पास कैश नहीं है, ठीक है। तो ये होता है सर सुपरवाइजरी फंक्शन, जिसको बोलते हैं सर आपका बैंकिंग रेगुलेशन। इसके बाद आता है करेंसी इशुएंस। सर करेंसी में तो मैं आपको बता देता हूं कि आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की इस पूरी इकोनॉमी में। इंडिया में आरबीआई के अलावा किसी के पास भी पावर नहीं है करेंसी इशू करने की, ठीक है। अगला आता है मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई ही वो है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, द पॉलिसी रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स, कि भैया रेपो रेट कितना होगा, ठीक है, रेपो रेट कितना होगा, बैंक रेट कितना होगा। ये क्या होता है सर, बताएंगे सर। ये बताया जाता है, आरबीआई पॉलिसी डिसाइड करता है ये, जिससे पता चलता है कि देश में मनी सप्लाई कितना होगी। मनी के पेपर में बताया था ना, मनी के चैप्टर में मनी सप्लाई क्या होती है। वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की जाती है। सरकार मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कंट्रोल कम लगाता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, कंट्रोल ज्यादा लगाता है तो लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाता है। एकदम सिंपल सी बात। ये सोचो ना, आरबीआई का एक और फंक्शन है दैट इट इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई का एक और फंक्शन है दैट इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मैं उससे एक तो समझाता हूं। आरबीआई का एक फंक्शन है दैट इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्या बोला? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है, जब कमर्शियल बैंक को कोई पैसा देने के लिए नहीं होता है ना, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है जब उसको लोन की जरूरत होती है। अब मेरी बात सुनो, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेस इंटरेस्ट पर लोन देना शुरू कर देगा, लेस इंटरेस्ट पर, तो कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा लेगा, ठीक है, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। तो कमर्शियल बैंक के पास फंड्स बढ़ जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे, तो फिर वो पब्लिक को जो लोन देगा वो लोन ज्यादा कम रेट पे देगा, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा है ना, तो रेट कम कर देगा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो पब्लिक के जो नंबर ऑफ लोन अमाउंट है जो पब्लिक के हाथ में है वो बढ़ जाएगा। देखो मैं पूरा लिंक बता रहा हूं आपको, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अब जो आदमी टाटा नैनो खरीदने वाला था
वो अब खरीदेगा मारुति सुजुकी ऑल्टो, ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो वापस से जीडीपी बढ़ेगा। तो जब सरकार को जीडीपी बढ़ाना होता है, आरबीआई वहां से इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, और जिसका सीधा इंपैक्ट इकोनॉमी में दिखता है। अभी यही तो हुआ है, आरबीआई ने रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, वो कम कर दिया है, जिसकी वजह से अब आप देखोगे कि मार्केट में लोन्स की तादाद बढ़ जाएगी, पब्लिक के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा, उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, हमारा जीडीपी राइज कर। ऐसे ये कनेक्टेड होता है। इस तरीके से ब्यूटीफुली हमारी इकोनॉमिक्स हर जगह से कनेक्टेड, ठीक है। आइए अभी देखो, सीआरआर आया आपके सामने, ठीक है। अब सीआरआर का मतलब क्या है सर? इट इज कैश रिजर्व रेशियो। इट इज दैट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, आरबीआई के पास डिपॉजिट उनको मेंटेन करना पड़ता है, किस पर्पस के लिए? अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। अभी जो मैंने आपको मनी सप्लाई बताया ना, ठीक है, उस मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए आरबीआई कुछ मेजर्स लगाता है मॉनेटरी पॉलिसी में। सबसे पहला है क्वालिटेटिव मेजर्स, और फिर आएंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स। ये दो तरह के मेजर्स वो लगाता है। तो जब हम लोग एक छोटी सी मिस्टेक है बेटा, ये ना क्वालिटेटिव मेजर ही होगा, क्वांटिटेटिव नहीं। सॉरी, ये वाला भी ना क्वालिटेटिव मेजर ही होगा। एक सेकंड, मैं यहां पे ना आपको एक्सप्लेन कर देता। आरबीआई ना अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में छोटी सी एरर हो गई इसमें बच्चे से। अब यहां पर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है, दो तरह के मेजर्स लगाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, और एक होते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। सर जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं वो मनी की क्वांटिटी को कम करते हैं। मतलब ये ना मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी को या तो बढ़ा दें या तो घटा दें। मैं सिखाऊंगा सारे के सारे, टेंशन मत लेना। क्वालिटी ऑफ मनी को या तो बढ़ा दें या तो घटा दें, क्वांटिटी। क्वालिटेटिव क्या होता है? ये सिर्फ मनी सप्लाई का डायरेक्शन चेंज करते हैं। मतलब टोटल मनी सप्लाई उतनी ही रहेगी, एक प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन हुआ, यहां पर उसको बढ़ा दिया जाएगा और दूसरी जगह से कम कर दिया जाएगा, जैसे कि पर्सनल लोन वगैरह हो गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मनी की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो आइए सर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्वालिटेटिव नहीं होगा, ये क्वांटिटेटिव। तो मैं यहां से कैंसिल, क्वांटिटेटिव, टाइपिश ज्यादा ही पढ़ लिया थोड़ा। आइए, तो सर सबसे पहले आता है कैश रिजर्व रेशियो। सर कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है वो परसेंटेज जो डिपॉजिट का टोटल अमाउंट आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है उनके पास। तो अगर मान लो मार्केट में मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा पता है? इस केस में आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज कर देगा। क्यों? जैसे ही आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज करेगा, बैंकों को और ज्यादा परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। मतलब बैंकों के पास लेंडिंग के लिए पैसा कम बचेगा, ठीक है। जब पैसा कम बचेगा तो लोन महंगा देंगे, महंगा लेंगे तो लोन पब्लिक लेगी नहीं क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई घट जाएगा। अगर मनी सप्लाई कम है, ठीक है, तो उस केस में ये सीआरआर को कम कर देंगे। कम करते ही बैंकों के पास ज्यादा पैसा हाथ में बचेगा डिपॉजिट का लोन देने के लिए। बैंक लोन सस्ते इंटरेस्ट पर देगा, लोग लोन लेंगे, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो बेसिकली सीआरआर में और मनी सप्लाई में
सीआरआर में और मनी सप्लाई में कौन सा रिलेशन है सर? सीआरआर और मनी सप्लाई में है इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सीआरआर एंड मनी सप्लाई। नेक्स्ट, फिर आया सर बैंक रेट। सर बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई, बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई लोन देता है, आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, विच इज नोन एज द बैंक रेट। ठीक है, तो अगर आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, और आरबीआई को क्या करना है? मनी सप्लाई को कम करना है, तो वो क्या करेगी? बैंक रेट को, ठीक है, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, क्यों सर? जैसे ही बैंक रेट इंक्रीज होगा, अब एचडीएफसी और बाकी बैंकर्स क्या करेंगे? बैंक आरबीआई से पैसा लेंगे नहीं, क्योंकि महंगा दे रहा है आरबीआई, तो उनके पास फंड्स बचेंगे नहीं। जब उनके पास फंड्स बचेंगे नहीं, तो वो आखिरकार लोन देंगे कैसे? और जब वो लोन दे नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली होगा क्या कि भैया हम उनके पास फंड्स ही नहीं रहेंगे और वो लोन दे ही नहीं पाएंगे, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। सिमिलरली सर, अगर मनी सप्लाई कम है तो ऐसे केस में वो बैंक रेट के साथ क्या करेगा? वो बैंक रेट को कम कर देगा। जैसे ही मनी सप्लाई कम है, वो बैंक रेट को कम करेगा, बैंक और ज्यादा पैसा उठाएंगे उधार आरबीआई से, और जब वो ज्यादा पैसा उठाएंगे उधार, तो वो ज्यादा पैसा लोन दे पाएंगे। जब वो ज्यादा पैसा लोन देंगे तो सस्ते रेट में देंगे, और जब सस्ते रेट में देंगे तो देश ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? सर एसएलआर वो रेशियो है, वो अमाउंट है टोटल डिपॉजिट का जो बैंक अपने पास रखता है। यस, ये पैसा बैंक अपने पास रखता है, अपने पास, मतलब कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का ये परसेंट अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, मतलब सेल्फ खुद के पास। तो अगर आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई को कम कर दिया जाए, तो वो एसएलआर के रेशियो को बढ़ा देगा, और अगर वो चाहता है मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, तो वो एसएलआर के रेशियो को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि जितना कम एसएलआर रहेगा उतना ज्यादा बैंक लोन दे पाएगा, जितना ज्यादा बैंक लोन दे पाएगा उतना ज्यादा लोग सस्ते दामों में लेंगे, जितना ज्यादा लोग लेंगे उतना जितना उनके हाथ में मनी सप्लाई बढ़ेगा। सिंपल, जो सीआरआर का है वही एसएलआर का भी है। ठीक है, ओके। उसके बाद आया सर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये बैंक रेट पॉलिसी तो सेम है, पीछे हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्या होता है सर? यही मैं बता रहा था आपको, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है, तो इसको मैं बढ़िया से ना एक बार ड्रॉ करके समझाता हूं। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, देखो सर, इधर गवर्नमेंट है, ठीक है, इधर आरबीआई है, इधर पब्लिक है, ठीक है, तीन पार्टी है। गवर्नमेंट बोलता है कि हमको ना मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट आरबीआई को ऑर्डर देता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिन पर इंटरेस्ट रेट एफडी से भी ज्यादा है, इसको तुम सेल करो मार्केट में। जैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट में आते हैं, लोग क्या करते हैं? उनके पास जितना कैश है वो भी, प्लस बैंकों से पैसा निकाल के, क्योंकि बैंकों में तो एफडी पर 6% मिल रहा है, यहां तो 8 मिल रहा है, बैंकों से पैसा निकाल के वो इन्वेस्ट कर देते हैं इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जो टोटल मनी सप्लाई है लोगों के हाथ में, वो घट जाती है 1 गुना, क्योंकि कैश चला गया, और दूसरा घट जाती है क्योंकि बैंक से भी पैसा निकाल दिया उन्होंने। तो बैंकों के पास भी पैसा खत्म हो रहा है और लोगों के भी हाथ से पैसा छीन लिया गया है। यह होता है एक तीर दो निशाने। अच्छा, अगर गवर्नमेंट को मनी सप्लाई बढ़ाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगी? वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय करने का ऑर्डर देगी आरबीआई को, ठीक है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जैसे ही आरबीआई बाय करेगी, तो लोगों से खरीदेगी, तो लोगों के हाथ में कैश बढ़ेगा,
साथ ही साथ लोग जाके ये पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे कि भैया बैंक में रखे कैश को हाथ में रख के क्या फायदा, प्लस एफडी में 6% इंटरेस्ट मिलेगा। वापस से देखना मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और ये भी दुगना बढ़ेगी क्योंकि लोगों के हाथ में कैश भी आएगा और वो लोग बैंक में जाके रखेंगे तो बैंक के डिपॉजिट भी बढ़ेंगे। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली मींस कि आरबीआई मार्केट में जाके गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेच रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट जरूर करना और लाइक करना वीडियो, और अपने जूनियर्स के साथ इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। ये था हमारा दूसरा लेक्चर 100 आउट ऑफ 100 की लड़ाई में। थैंक यू सो मच।